Good morning, students. We are going to start the chapter 3 of political science, election and representation. So, first of all, we should know the meaning of election and democracy. Okay, what is election? Election एक ऐसी प्रोसेस है जिसे बहुत सारे लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेकर के अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं या फिर अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं। वो गवर्नमेंट जो सिटीज़न के बिहाफ पर डिसीज़न लेती है और कंट्री को रन करती है। बट जो इलेक्शंस हैं मोस्टली उन्हीं कंट्रीज़ में होते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है ना। और ये जिसको भी वो चुनते हैं, जिस व्यक्ति को वो चुनते हैं डेमोक्रेसी में, उस पर उनका पूरा फेथ होता है। उनके फेथ के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट चलती है और अगर उनके फेथ के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट काम नहीं करती तो उनके हाथ में ये भी अधिकार होता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो उस गवर्नमेंट को ना चुने। ठीक है, अब हम जानेंगे डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें सुप्रीम पावर जनता के हाथ में होती है और वो इलेक्शंस के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुनती है। और यूजुअली ये जो इलेक्शंस होल्ड होते हैं पीरियोडिकली होते हैं और फ्री और इम्पार्शल इलेक्शन कराए जाते हैं। डेमोक्रेसी जो है ये भी देखती है कि लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का, है ना, वो कुछ बेसिक रूल्स पर आधारित होते हैं। जो उसमें इलेक्शन कराए जाते हैं वो कुछ बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग कराए जाते हैं। जो डिटेल्स हैं वो यूजुअली काम करते हैं उनके थ्रू, उन कानूनों के आधार पर जिसे लेजिस्लेटर पास करता है ना। तो इलेक्शंस जो होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में वो किन बेसिक रूल्स पर होते हैं? उन बेसिक रूल्स पर होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित होते हैं और लेजिस्लेटर जिन कानूनों को, जिन लॉज को पास करता है उनके लिए वो काम करते हैं। तो ये जो बेसिक रूल्स हैं इनके लिए वो क्या है कि जैसे कि वोटिंग के लिए कौन एलिजिबल है ना, कौन वोट कॉन्टेस्ट कर सकता है, इलेक्शन को कौन सुपरवाइज करेगा, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे जो वोटर्स तो वो किस तरीके से चुनेंगे और जो वोट्स हैं वो कैसे काउंट होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे इलेक्ट किए जाएंगे। तो इन सब पर आधारित होता है जो वोटिंग होती है। ओके, नाउ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। अब हमारे देश में जो इलेक्शन कराया जाता है ना, वो कैसे होते हैं? इसका जो पहला सिस्टम है वो है FPTP। FPTP मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। FPTP, दिस इज द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम है वो क्या है? FPTP, दैट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये जो सिस्टम है इस सिस्टम में FPTP सिस्टम इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है इलेक्टोरल सिस्टम का, जहाँ पर हर एक वोटर, है ना, हर एक वोटर सिंगल वोट की तरह होता है। मतलब एक व्यक्ति का वोट, एक व्यक्ति जो वोट देता है उसका एक वोट वैल्यूएबल होता है। और जहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट रिसीव करता है वही जो है चुना जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी में। ठीक है, हमारे देश में जो पूरी कंट्री है उसको 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है हर जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं 543 जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है और जो कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट सिक्योर करता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से वही इलेक्टेड डिक्लेयर होता है। ठीक है, और साथ ही इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेजॉरिटी में हो। ये ज़रूरी नहीं होता है कि उसे जितने वोट्स मिले हैं वो कितने हैं, वो मेजॉरिटी में है या नहीं, तो उसे मेजॉरिटी रिसीव करना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि हाईएस्ट वोट के आधार पर उसको चुना जाता है, ना कि मेजॉरिटी के आधार पर। ये जो मेथड है इसे प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहा जाता है। ओके,
नाउ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? दिस इज द अदर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। ओके, इसे हम पीआर सिस्टम भी कहते हैं। पीआर सिस्टम क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन is a concept in which the number of seats won by a party or group of candidate is proportionate to the number of votes received। ठीक है, ये जो सिस्टम है इसमें जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सीट्स की जितनी संख्या होती हैं, जितनी सीट जीतती है कोई पार्टी या फिर कोई ग्रुप ऑफ कैंडिडेट जितनी सीट्स को जीतता है, वो जितने टोटल वोट रिसीव किए जाते हैं उसके प्रपोर्शन में डिसाइड किया जाता है ना। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के 2 वेरिएंट्स होते हैं। पहला ये कि वेयर एंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज वन कंस्टिट्यूंसी, मतलब पूरे देश को, पूरी कंट्री को एक कंस्टिट्यूंसी मानी जाती है और जो सीट्स एलोकेट होते हैं वो हर पार्टी के अकॉर्डिंग होते हैं जो वोट वो नेशनल इलेक्शन में शेयर करते हैं। ठीक है, जो दूसरा मेथड है इसका, ये इस मेथड में कंट्री को कुछ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है। ये सिस्टम अर्जेंटीना और पुर्तगाल में है, जबकि जो हमने पहला वाला सिस्टम पढ़ा है ना, इसके ऊपर वाला जो सिस्टम हमने पढ़ा है पीआर सिस्टम, वो कौन सी कंट्री में? इजराइल में इसको फॉलो किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हमारे देश में हम पीआर सिस्टम कहाँ कहाँ अडॉप्ट करते हैं? कुछ लिमिटेड स्केल पर इसको हम अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है, तो ऐसी टाइम पर हम सिर्फ इन लिमिटेड एरियाज़ में हम इनका पीआर सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पीआर सिस्टम है यहाँ पर वो कैसे काम करती है। ठीक है, हाउ डज पीआर सिस्टम वर्क? सो हियर इट इज a third variant of PR, the single transferable vote system, STV। जो थर्ड वेरिएंट है पीआर का वो क्या है? फर्स्ट और सेकंड तो हमने पढ़ा, जो फर्स्ट है वो इजराइल में होता है, इसमें पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूंसी मान ली जाती है और वहाँ से जिसको भी जिस पार्टी को हाईएस्ट वोट मिलता है उसको चुन लिया जाता है। और सेकंड में हमने सेकंड जो पीआर सिस्टम था जो कि अर्जेंटीना में फॉलो किया जाता है और पुर्तगाल में किया जाता है, ये मेथड, इस मेथड में पूरी कंट्री को सेवरल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करके और फिर हर पार्टी के जो कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई जाती है और फिर इलेक्शन कराए जाते हैं। तो ये इजराइल, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में फॉलो किया जाता है। हमारे देश में जो ये पीआर सिस्टम है बहुत ही लिमिटेड लेवल पे फॉलो किया जाता है इन द राज्यसभा इलेक्शन, विधानसभा परिषद, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इंडिया में जो पीआर कैसे राज्यसभा के इलेक्शन में पीआर सिस्टम जो है कैसे किया जाता है फॉलो, है ना। इसमें जो थर्ड वेरिएंट है पीआर का वो क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, STV, है ना। ये राज्यसभा इलेक्शंस में इनको फॉलो किया जाता है। हर स्टेट को एक स्पेसिफिक कोटा होता है सीट का राज्यसभा में, है ना। राज्यसभा में हर स्टेट के लिए एक सीट रिजर्व होती है, कोटा होता है हर राज्य का, है ना। जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, वो इनके मेंबर बनते हैं। जो वोटर्स होते हैं वो MLA होते हैं उस स्टेट के, और हर वोटर जो है उसको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंक दिया जाता है एज अ कैंडिडेट। ठीक है, तो विनर डिक्लेयर होने के लिए कैंडिडेट को मिनिमम कोटा ऑफ वोट सिक्योर करना पड़ता है। जो कोटा निर्धारित है राज्यसभा में वोट्स का, उतना उसको मिनिमम सिक्योर करना पड़ता है, जो कि इस फॉर्मूले के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है ना। इसमें टोटल वोट्स पोल्ड, जितने टोटल वोट्स पोल किए गए हैं, और उसको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनको इलेक्ट किया गया है, उस 1 मोर, और फिर होल का +1। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है राजस्थान के
राजस्थान का इसमें एग्जाम्पल दिया है कि राजस्थान में मान लीजिए 200 MLAs हैं, है ना, जो इलेक्ट किए गए हैं, है ना, जिसमें से इन 200 MLAs में से 4 मेंबर्स को राज्यसभा का मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो विनर है उसके लिए कितने वोट्स रिक्वायर्ड हैं? 41। कैसे? टोटल वोट पोल कितने हैं? 200। टोटल MLAs कितने हैं? 200। फिर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इलेक्ट हुए वो कितने हैं? 4 इलेक्ट किए जाने हैं इतने में से, है ना। तो और 1 प्लस, ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ? 40। फिर प्लस होल प्लस 1, 40 प्लस 1 41 वोट्स, ठीक। तो जब वोट्स जो हैं काउंट किए जाते हैं तो वो इस बेस पर काउंट किए जाते हैं कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो हर कैंडिडेट के लिए सिक्योर होती है, जिसमें कैंडिडेट जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ वोट सिक्योर करते हैं। अगर अगर काउंटिंग के बाद जो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ वोट है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से कम होती है ना, जो कि कोटा को फुलफिल करते हैं, तो जो कैंडिडेट जिसने लोवेस्ट वोट सिक्योर किया है उसको एलिमिनेट किया जाता है पहले, और उसका जो वोट है वो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिसे सेकंड प्रेफरेंस दिया गया है बैलेट पेपर्स में, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होती है जब तक उतने कैंडिडेट नहीं चुन लिए जाते हैं जितने की ज़रूरत है, जितने मेंबर्स की राज्यसभा में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे देश में राज्यसभा के इलेक्शन होल्ड कराए जाते हैं, ठीक है। अब है आगे अब हम पढ़ेंगे FPTP और PR सिस्टम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंस दिया गया है। द डिफरेंस बिटवीन FPTP एंड PR सिस्टम ऑफ इलेक्शन। FPTP सिस्टम क्या है? इसमें जो पूरी कंट्री है उसको छोटे छोटे स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूंसी या डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जबकि PR सिस्टम में पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूंसी मान ली जाती है और एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है पूरी कंट्री, ठीक है। FPTP में हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है, जबकि PR सिस्टम में हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। FPTP सिस्टम में जो वोटर्स हैं वो एक कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, जबकि PR सिस्टम में वोटर्स पार्टी के लिए वोट करते हैं, ठीक है। FPTP में एक पार्टी जो है वो ज़्यादा सीट्स लेती है लेजिस्लेटर में, ठीक है। लेजिस्लेटर में जो है सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा सीट लेती है जो पार्टी वही गवर्नमेंट बनाती है लेजिस्लेटर में। और PR सिस्टम में एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेटर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट्स, जबकि PR सिस्टम में हर पार्टी सीट्स लेती है लेजिस्लेटर में, है ना, इन द प्रोपोर्शन। किस प्रोपोर्शन में लेती है? जो वोट का परसेंटेज तय किया गया है जो उन्हें मिले हैं, ठीक। FPTP सिस्टम में जो कैंडिडेट्स जो जीत जाते हैं, जो हाईएस्ट वोट जिन कैंडिडेट्स को मिलता है उन्हें मेजॉरिटी मिलती है, मतलब 50% से ज़्यादा वोट जिनको मिलते हैं वही मेजॉरिटी में आते हैं, वही उसी की सरकार, जो जिस कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिन कैंडिडेट्स को, वही उन्हीं कैंडिडेट्स की गवर्नमेंट जो है सरकार बनाती है लेजिस्लेटर में। समझ में आया? और PR सिस्टम में कैंडिडेट जो जीतते हैं इलेक्शंस में, उन्हें कौन जीतते हैं? जिन्हें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है वोट्स की, ठीक है। FPTP का एग्जाम्पल है UK और इंडिया, जबकि PR का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इज़राइल और नीदरलैंड और इज़राइल में इस तरह के कराए जाते हैं वोटिंग सिस्टम, ओके। नाउ अब जो है नेक्स्ट पोर्शन जो इसका है मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में।
ये पार्ट जो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करूँगी। इतना आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, गुड डे।